फिर आपका कॉल आया जब मैं स्कूल आई, तब ये सब पता चला। ऐसा लगा सारे स्ट्रगल्स और जितना भी सेक्रीफाइस था वो सब वर्थ इट है। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक जर्नी है। जर्नी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने सिर्फ डेडिकेशन और डिसिप्लिन से एक अच्छे मार्क्स ही नहीं लाए, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट किया है जो कि इंस्पिरेशन है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। तो वेलकम नंदिनी अग्रवाल ऑफ कानामाकन मिलेनियम स्कूल। तो नंदिनी, कैसा लगा था आपको तब जब आपको पता चला कि आपने टॉप किया है? सर एक्चुअली जब नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ कानामाकन मिलेनियम स्कूल। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक जर्नी है। जर्नी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने सिर्फ अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से अच्छे मार्क्स ही नहीं लाए, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट किया। एग्जाम्पल बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो कई बार ये सोचते रहते हैं कि कैसे मार्क्स लाने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना पहले चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपर से जिसने कानामाकन ग्रुप ऑफ स्कूल्स को टॉप किया सेशन 2024 एंड 25 में। यहाँ पर मैं Deepesh Dixit from Kanamakan Millennium School as a PGT Accountancy and Senior Coordinator would like to welcome Nandini Agrawal of Class 12th Commerce. myself Nandini Agrawal, I completed my class 12 this year from Kanamakan Millennium School. I scored 96.6% in my class 12 board examination and I am honored to be a part of this fame. तो नंदिनी, कैसा लगा था आपको तब जब आपको पता चला कि आपने टॉप किया है? सर एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तब तो कोई आइडिया ही नहीं था कि टॉप करा है। बस एक सर्टेन पॉइंट ऑफ मार्क्स थे। फिर आपका कॉल आया जब मैं स्कूल आई, तब ये सब पता चला कि ये स्कोर हिट करा है और अब टॉप करा है। तो काफ़ी ही अचीवमेंट फील हुआ। ऐसा लगा सारे स्ट्रगल्स और जितना भी सेक्रीफाइस था वो सब वर्थ इट है। तो उस जो रिजल्ट वाला डे था, सुबह से खाना पीना खाया पिया कुछ था या नहीं? नहीं सर, तब तो बस रिजल्ट का वेट था, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसा रहता है कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, और वो एक पॉइंट पर रिजल्ट आता है तो तब बहुत ही नर्वसनेस होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे जूनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, मैनी ऑफ योर जूनियर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एक टॉपर में और एक नॉन टॉपर स्टूडेंट्स में ऐसा क्या फ़र्क होता है और क्या स्ट्रेटजीज ऐसे फॉलो की जाती हैं जिससे कि एक स्टूडेंट अपने आप को एक नॉन टॉपर वाली सिचुएशन से एक टॉपर तक ला सकता है, या फिर मैं टॉपर भी ना कहूँ कि 95 प्लस जो अल्टीमेट फोकस और टारगेट रहता है किसी भी स्टूडेंट का, तो वहाँ तक खुद को लाने के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजीज आपने फॉलो की थी? क्या शुरू से आप वैसे ही थे या सडनली क्लास 12th में जाकर कुछ ऐसा हुआ या आपको याद आया पढ़ना चाहिए? लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उन चीज़ों को अभी हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं। तो नंदिनी, माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप हमेशा से टॉपर थे या 12th में पहली बार ही आपने टॉप किया? सर वन टाइम इन 11th जब यूनिट टेस्ट हुए थे तब आई गॉट सेकंड रैंक बाय चांस। आई हैड नो आइडिया, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं पड़ा था कि सेकंड रैंक आ जाए, फर्स्ट रैंक आ जाए। विद नो मोटिव आई गॉट सेकंड रैंक। तो तब ऐसा फील हुआ, एक किक मिली कि आप कुछ कर सकते हैं, अगर सेकंड आई है तो फर्स्ट भी आ पाएगी। तो तब से थोड़ा इंटरेस्ट शुरू हुआ। ऊपर से मुझे अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो किक मिली, तो वहाँ से शुरू हुआ। तो योर फेवरेट सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी ऑफ कॉमर्स? ग्रेट। तो वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद फिर चलता गया। उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करा, वैसे ही 12th में आ गए। 12th में भी, 11th में भी आई गॉट फर्स्ट रैंक 11th में भी, उसके बाद 12th में। तो वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई। नहीं, क्योंकि जैसे नेचुरली ये होता है कि एक स्टूडेंट 4th 5th क्लास तक 90 प्लस बहुत आसानी से ले आता है, ठीक है, बट 6th 7th में आकर जनरली पेरेंट्स का क्वेश्चन भी ये होता है कि सर हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया कि वो 6th 7th 8th या 9th में आकर उसके मार्क्स अपने आप डिग्रेड होने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 90 प्लस को मेंटेन कर पाना और उतना स्कोर कर पाना एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। सर क्योंकि ये 6-7 के बाद एक एज ऐसी होती है ना, बहुत डिस्ट्रैक्टिव एज होती है कि हम काफी और चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम वो स्टडीज को अपना मेन फोकस नहीं मानते। सिमिलरली 9-10th में भी। ठीक है, तो आपने उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे बचाया? सर ऑब्वियसली हमारी जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया सब में बहुत ज्यादा ही इंडल्ज्ड है। बिल्कुल। बट ऑब्वियसली अगर आपका कुछ गोल है तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो सोशल मीडिया से ऑफ तो जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपने सोशल मीडिया से बैकआउट किया? हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल। ग्रेट। इनएक्टिव फ्रॉम एवरीवेयर। बट ऐसा है कि आपको बिल्कुल ही ऑफ द बोर्ड नहीं जाना है। अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूरा इंटरेक्शन था, हम लोग कोचिंग जाते थे तो मिलते थे, सब करते थे। ऐसा नहीं था कि हैंगआउट्स थे, बट इतना भी नहीं था कि मैं स्टडीज भूल जाऊँ। वो स्पेसिफिक टाइम्स था। ठीक है, तो एक जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडीज में अगर मैं आपसे पूछूं कि तो ज्यादा आपके लिए क्या प्रेफरेबल था? मेनली ऑफलाइन स्टडीज बहुत बेटर एज ऑलवेज। ग्रेट। बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज में आपको वो नहीं मिल पाएगा जो ऑफलाइन आपके टीचर्स आपको फेस टू फेस एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल इंटरेक्शन जो होती है वो ऑफलाइन में हो पाती है। ठीक। नंदिनी, एज वी नो 96.6% इज नॉट अ जोक।
ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स जो लोग सोचते हैं ना, एक टारगेट बनाते हैं 95+ का, वो है। अब उस 96.6 तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है कि क्योंकि स्कूल का होमवर्क है, असाइनमेंट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, तो उस सबको आपने मैनेज कैसे किया? ऐसा था कि जो मिथ होता है कि टॉपर को हमेशा 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 20-20 घंटे पढ़ते हैं लोग, वैसा कुछ नहीं था। आई यूज टू स्टडी नॉर्मल आवर्स लाइक 3 to 5 आवर्स, बट उसमें भी सब मैनेज कर सकते थे क्योंकि एक बार नोट करके प्रायोरिटी दे सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को आज हमें प्रायोरिटी देनी है क्योंकि कल इसका टेस्ट है, ठीक है। या फिर ये असाइनमेंट हमें कल सबमिट करना है तो पहले हम इसे कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेके चले सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा में हमें ये बाद में पढ़ना है, तो वो हम पर्टिकुलर टाइम इंडिविजुअल सब्जेक्ट को डिवाइड करके दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर आपके सामने एक टारगेट है कि टेस्ट है मेरा नेक्स्ट वीक और आफ्टर 15 डेज, तो इज इट बेटर कि हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि टेस्ट आने वाला है, इवेल्युएशन होगा, तो फिर शायद हम थोड़ा सा लायबल हो जाते हैं पढ़ने हाँ, के हमें लिए। एक रहता है कि एक बाउंडेशन है कि अब हमें एक बार देना पड़ेगा टेस्ट, तो हम उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि हमें खुद का भी पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ लिया है। अगर हम टेस्ट में लो भी स्कोर करते हैं तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ किस लेवल पर स्टैंड करते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। तो नंदिनी, आपने अभी एक बात बताई, प्रायोरिटी सेट करना, तो जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है और इवन हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बैलेंसिंग, कि किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कब पढ़ना है, तो आपने कैसे मैनेज किया? काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, हर स्टूडेंट के जो पढ़ने के तरीके होते हैं वो डेफिनेटली अलग होते हैं, बट जो मेरे लिए वर्क करा वो जैसे 8+8+8 मेथड है कि आप 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे बाकी चीज़ों को दिए, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपको डेली एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज होना चाहिए। उसके साथ ही मैं नोट्स में बहुत ध्यान देती थी, लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल नोट्स पढ़ाती थी। मैंने 4 बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने उनमें सब चारों का कंटेंट बना के नोट्स बनाए। ऐसा होता है कि लोग बहुत शॉर्ट नोट्स बनाते हैं 2-2 वर्ड्स के, बट वो चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगी। आपने जितना लिखा होगा पहले से, जितने नोट्स बनाए होंगे वही आपको एग्जाम में रिकॉल होने वाला है। तो वो वाला जो पॉइंट है कि समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, मतलब जितना मोर एंड मोर यू विल रीड, मोर एंड मोर यू विल गेट। ग्रेट। रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप ऐसा है कि कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरे पास अकाउंट्स थे और बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट थे जैसे बिजनेस और इंग्लिश वगैरह। बट ऐसा है कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स वगैरह वो डेली प्रैक्टिस करना है, वरना आप कवर अप कर ही नहीं पाओगे। तो उन्हें आप डेली एक टाइम दीजिए, बट ऐसा नहीं आप थ्योरी को टाइम ही ना दीजिए, बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, थ्योरी भी डेली पढ़िए कि कभी एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, नेक्स्ट डे अदर सब्जेक्ट पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली प्रैक्टिस करना है ऑब्वियसली। दोज हु आर हैविंग अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स और एनी अदर, ठीक है, ग्रेट। एज वी नो नंदिनी की जो डेट शीट आती है बोर्ड की, डेट शीट के बाद सिर्फ एग्जामिनेशंस में 60 और 90 डेज रह जाते हैं, 2 या 3 महीने। तो उस टाइम पर एक अलग ही प्रेशर और पैनिक सिचुएशन फील होती है। तो जो आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी और आपने कैसे उसको हैंडल किया, जानना चाहते हैं। ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियसली प्रेशर पीरियड होता है, बट उसे मैनेज करना है कि हमें उस टाइम पे मेन फोकस रखना अपना स्टडीज पे, कि उस टाइम तो कहीं डाइवर्ट होना ही नहीं है। सारी पार्टी, सब वैकेशन, सब मिस करनी पड़ेंगी, तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ऑब्वियसली। और उसके बाद जो स्कूल मॉक टेस्ट लेते हैं, प्री बोर्ड्स लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे मॉक टेस्ट वगैरह से हमें पता चलता है कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। प्री बोर्ड हमें एक एक्चुअल एग्जामिनेशन की फील वो होता है कि कैसे हमें बोर्ड में होने वाला है हमारे साथ, तो हमें वो बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इन सबको सीरियसली देना भी चाहिए। तो इस सेशन से जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि हमने बिजनेस स्टडीज़ में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क। पूरे सिलेबस को वी हैव डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स और हर एक पार्ट का एक पहले मॉक टेस्ट होगा और पहले उन सब सारे मॉक्स होने के बाद में एट लास्ट देयर विल बी अ प्री बोर्ड। तो क्या ये फ्रूटफुल है स्टूडेंट के लिए? अगर मैं आपके पीओवी से बात करूं ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि प्री बोर्ड में कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता है, बट इस इनिशिएटिव से जनरली बच्चे प्री बोर्ड में प्रिपेयर्ड होंगे। बिल्कुल ही किसी के डर्म रिजल्ट्स नहीं आने वाले, वरना काफी ज्यादा लोग फेल भी हो जाते हैं प्री बोर्ड्स में, इससे वो बेटर होगा ऑब्वियसली। ग्रेट। तो नंदिनी, एक गुड टीचर का, एक गुड मेंटोर का क्या रोल रहता है आपकी लाइफ में? क्या रोल रहा एज अ टॉपर? क्योंकि जब जैसे आप डिमोटिवेशन फील कर रहे हो, थोड़ा पैनिक हो, सिचुएशन में हो किसी में भी, तो ऐसा क्या रोल रहता है एक गुड टीचर और एक गुड मेंटोर का? जनरली ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स बहुत निगलेक्ट करते हैं जो सब हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस बोल रहे हैं, बट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सब। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत काम आती है गाइडेंस। जैसे सर मुझे हर चीज़ बोला करते थे, मैं हमेशा ध्यान रखती थी वो अपने दिमाग में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई उन सब से। नंदिनी, जैसे यू आर द टॉपर और सबका ना एक माइंडसेट होता है कि एक जो टॉपर होता होगा, एक इमेज होती है माइंड में कि हर समय किताब में घुसे रहना, लाइक अ बुक वॉर्म एंड एवरीथिंग। तो एक बैक बेंचर नहीं होके फ्रंट बेंचर होना, फ्रंट बेंच पे बैठ के पढ़ते रहना एवरी टाइम। तो क्या आप भी ऐसे ही थे?
नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम करते थे वो एक बैक बेंचर वाली आदतें थी। पीछे भी बैठ जाते थे, आगे भी बैठ जाते थे, पर आगे बैठ के भी पीछे बैठने वाली हरकतें कर रहे होते थे यूजुअली। सब कुछ करते थे, बहुत मजे करते थे, क्लासेस बंक भी करते थे। कई बार क्लास होती थी सब्जेक्ट की, हम नीचे खेलने चले जाते थे, फिर सर बुलाने आते थे हम लोगों को नीचे ऑडिटोरियम में। तो सब चीज़ें करी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नंदिनी, लेट्स बिगिन विद अ गेम, रैपिड फायर। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस और आपको उनका आंसर देना है डायरेक्टली, राइट? फाइन। तो स्टडी में टेंशन बिफोर एग्जाम और कामनेस बिफोर एग्जाम? टेंशन बिफोर एग्जाम, क्योंकि उसी से पढ़ने का मोटिवेशन आता है। सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी? सेल्फ स्टडी ऑलवेज। नाइट स्टडी और मॉर्निंग स्टडी? नाइट स्टडी। रिजल्ट डे एक्साइटमेंट और फियर? एक्साइटमेंट। स्ट्रिक्ट टीचर और अ फ्रैंक टीचर? फ्रैंक टीचर्स लाइक सर। ओके, सो नंदिनी, जैसे लाइक यू आर द टॉपर, तो कभी टॉपर्स को पनिशमेंट मिली है स्कूल में, स्कूल लाइफ में जब आप थे? सर पनिशमेंट सबको मिलती है। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग स्कूल लेट हो जाते थे, तो सर, स्पोर्ट्स वाले जो सर होते थे, वो हम लोगों को रोक के संजय सर ग्राउंड में राउंड्स लगवाते थे, और हम क्लास के लिए भी लेट हो जाते थे। फिर क्लास में जाके भी हम डांट खाते थे कि क्लास में भी लेट आए हो, स्कूल भी लेट आ रहे हो, कर क्या रहे हो। उसके बाद हम कई बार ऐसा होता है ना, क्लासेस के बीच में घूमने का मन करता है तो घूमने निकलते थे दूसरे गेट से कि टीचर ना देख ले, कोई स्टाफ रूम के ऑपोजिट साइड थे, बट फिर भी टीचर्स दिख जाते थे तो लौट के जाना पड़ता था। तो काफी चीजें होती थी, सबको पनिशमेंट मिलती है, और वही आफ्टर ऑल मेमोरी बनती है स्कूल के लिए। तो आपकी स्कूल लाइफ जो मेमोरीज रही हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। ग्रेट। तो जैसे अब आप कॉलेज में हो, तो कॉलेज में क्या आप स्कूल की उन मेमोरीज को, उन मोमेंट्स को मिस करते हो? हाँ डेफिनेटली। कॉलेजेस में हम ऐसी मेमोरीज क्रिएट नहीं कर सकते जो स्कूल में करी हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आके काफी प्रेशर बढ़ जाता है। तो नंदिनी, हाउ योर कॉलेज लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ? पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ टीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स और सराउंडिंग्स। सर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है कि कोई भी पढ़ाई को इतना फोकस नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉलेज में, और कोई भी टीचर आपको उस लेवल पर पढ़ा भी नहीं रहा होता है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, तो 11th-12th में आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सब कॉलेज में आपको काम आने वाला है। कॉलेज में आपको वो चीज़ें कोई नहीं पढ़ाने वाला है, तो वो चीज़ 11th-12th में जो भी बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज के लिए भी। आपने जो अब तक ऑब्जर्व किया है कि 80% और 70% सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, तो उस टाइम पर आप एक्स्ट्रा चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो, जैसा कि आने वाले टाइम में स्किल्स एंड एवरीथिंग आर दैट मच इम्पोर्टेंट। फाइन। एंड इन टर्म्स ऑफ टीचर्स का सर ऐसा है कि जैसे स्कूल में होता है कि टीचर्स 1-to-1 आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ क्लास लेते हैं, लेक्चर लेते हैं और दे मूव आउट। उसके बाद आपका कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी टीचर से। बट स्कूल में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा गाइड करते हैं, हेल्प भी करते हैं हर चीज़ में, बट कॉलेज में ये सब नहीं मिलता है, तो आपको सिंगली सब कुछ हैंडल करना है कॉलेज में। एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, इफ आई विल टॉक, फ्रेंड्स तो स्कूल फ्रेंड्स अलग होते हैं, क्योंकि उनके साथ काफ़ी मेमोरीज रही होती है, हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करा होता है। कॉलेज के फ्रेंड्स थोड़े अलग रहते हैं, बट सब ठीक ही है आफ्टर ऑल। मतलब एक जो स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स होते हैं उनसे हम पर्सनली कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ के फ्रेंड्स से शायद वो प्रोफेशनल और सिर्फ वही रिलेशन हमारा रह पाता है। कंपटीशन बहुत बीच में आ जाता है कॉलेज लाइफ में, बट स्कूल लाइफ में इतना नहीं रहता है। तो ये जो इमेच्योरिटी वाली फ्रेंडशिप होती है जो स्कूल लाइफ में बनती है, ये लॉन्ग लाइफ मतलब रहती है। तो नंदिनी, एक जनरल क्वेश्चन वो ये कि जब से CUET एग्जामिनेशन का करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ है, मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी लाइटली। उनको लगता है कि सिर्फ CUET के लिए प्रिपेयर करो, 11th और 12th के जो मार्क्स हैं उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो क्या ऐसा है? जैसे अब आप कॉलेज लाइफ में हो तो आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता सकते हो कि 11th एंड 12th में की हुई पढ़ाई प्लस 11th एंड 12th में अचीव किए हुए मार्क्स, इनका क्या रोल और क्या इंपॉर्टेंस है जनरली लाइफ में? सर ऐसा होता है कि CUET के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छे कॉलेज के लिए, बट आपकी मेरिट भी बहुत मैटर करती है। जैसे मुझे जब एडमिशन मिला तो मुझे मेरिट प्लस CUET के स्कोर से मिला था, तो मेरे लिए मेरी 12th की परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रही वहाँ भी, और आगे भी जब आपके एक CV जो डेवलप करना होता है वो आपकी 12th की मेरिट बहुत इंपॉर्टेंस देती है उसमें भी। तो जब आगे चल के हम किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे 10th के या 12th के मार्क्स कंसिडर होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर हम सिर्फ CUET पे फोकस कर रहे हैं और 11th एंड 12th को निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत है। गलत है, राइट। क्योंकि कैसे होता है, अगर 12th की परसेंटेज ऐसी चीज होती है कि चलता हुआ आदमी भी आपसे पूछ लेता है, तो अगर आप उसे बता रहे हो तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होती है, आपको भी बताने में लगता है कि मैं अपनी परसेंटेज 4 लोगों को बता सकता हूँ।
ठीक है, तो ऐसा आपके साथ हुआ था जब जैसे आपके अच्छे परसेंटेज आए थे, फिर अगले दिन एक वो वाला पॉइंट होता है ना रिश्तेदारों वाला, दूर दूर से वो रिश्तेदार भी फोन करते हैं उस दिन जिनको हम कभी नहीं जानते। सर बिल्कुल हुआ था, क्योंकि परसेंटेज आने के नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पिक्चर आई थी, उसके बाद इतने रिलेटिव्स के कॉल आए थे जिनसे आज तक बात भी नहीं हुई, इनके भी कॉल आए थे और सब पेरेंट्स को कांग्रेचुलेट करते थे। काफी अच्छी फीलिंग होती है, नो डाउट। तो वो जो फीलिंग ऑफ इमोशंस भी होते हैं, एक्साइटमेंट भी होता है वहाँ पर, और एक कॉन्फिडेंस फील आता है कि हाँ हमने कुछ किया, मेहनत रंग लाई वाला हिसाब है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट बहुत होता है सर। एक सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, वो होता है 10th के रिजल्ट के बाद ये डिसाइड करना कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। और ये स्ट्रीम डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको करियर में क्या, कहाँ आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पर ये सोचना कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ की जाए किस करियर के लिए, ये आप बताओ। सर एक्चुअली हमें ना स्ट्रीम चूज करते हुए ये क्लियर होना चाहिए कि उस फील्ड में हमें आगे क्या करना है। जनरली लोग क्या होता है, कोई सीरियस नहीं होते हैं अपनी फील्ड चूज करते हुए, ऐसे ही कॉमर्स ले ली, ऐसे ही साइंस ले ली, बट काफ़ी ज़्यादा आपको सोच के ये डिसीजन लेना चाहिए। ना पेरेंट्स के फोर्स करने से लेना चाहिए, ना ही टीचर्स के फोर्स करने से लेना चाहिए, अपने ऊपर लेना चाहिए कि हमें आगे अपने करियर में क्या करना है। क्योंकि एक सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर उस सब्जेक्ट में आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको वो बहुत आगे काम आएगा। एक वो वाला पॉइंट आता है यहाँ पे कि जैसे यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, अब कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कॉमर्स मतलब कैलकुलेशंस, ठीक है, कॉमर्स मतलब मैथमेटिक्स। तो क्या ये मैथमेटिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट माइंड में सेट होता है कि अगर आप कॉमर्स चूज कर रहे हो तो आपको मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो क्या ऐसा है? जनरली सर मुझे भी काफ़ी लोगों ने ऐसे बहुत टेरर रहता है कि अकाउंटेंसी में बहुत कैलकुलेशंस होगी, नहीं बियर कर पाएंगे। और 10th तक मेरी भी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट मेरे अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग थी। तो यही रहता है कि मैथमेटिक्स का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो वो अलग चीज़ है, बाकी कॉमर्स में मैथ्स है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कॉमर्स में स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स, जो अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स पर फोकस किया जाता है, तो क्या वो हाँ, आगे का विजन है कुछ मैथ्स को लेके जिसमें काम आने वाली है मैथ्स, तो आपको ऑब्वियसली लेनी चाहिए, बट उसके बिना ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपको मैथ्स कंपलसरी लेनी चाहिए। ये जो एक मैथ है कई बार कि एक मैथ्स वाला बच्चा ही कॉमर्स अच्छे से पढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है कि बिना मैथमेटिक्स के, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो BBA BMS जैसे कोर्सेज में बिना मैथ्स के एडमिशन ही नहीं होता है। तो नंदिनी, जैसे हम लोग की प्रिपरेशन की बात हो गई थी, लेकिन आफ्टर द प्रिपरेशन एक एग्जाम टाइम जो आता है कि हाँ अब एक हफ्ते बाद, जस्ट आफ्टर 1 वीक हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, एक अलग तरीके का प्रेशर होता है स्टूडेंट माइंड में। हर बच्चा अलग अलग है। एक 95 वाला, मतलब रिजल्ट के बाद की बात करेंगे, जैसे रिजल्ट के बाद में किसी बच्चे के 90 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 94 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं। तो जस्ट जो मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं होता, मतलब दे ऑल आर सेम इक्वल, ठीक है, प्रिपरेशन सबकी सेम है भाई। किसी जिस बच्चे के 94 आ रहे हैं उसको भी उतना ही आता है जिसके 96 आ रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इन सबको एक दूसरे से अलग बनाती है? सर एग्जाम लिखते हुए आपको कितना आता होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप क्या क्या रिकॉल कर पाओ। एक क्वेश्चन पढ़ के बार बार आपको क्या हिट कर पा रहा है, क्या याद आ पा रहा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा सब कुछ होता है, बट उस पॉइंट पर क्या याद आ जाए और क्या लिख पाए वही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरा भी पेपर रहा था 5 मार्क्स का और मेरे 95 मार्क्स आए थे, मतलब मेरे फुल मार्क्स होते अगर वो पेपर मिस नहीं हुआ होता। तो एक पेपर को टाइम अलॉटमेंट और अपने हाथ में वॉच रखना, टीचर पे स्पेकुलेशन रखना कब कब बेल रिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। तो वो जो पॉइंट एग्जाम से पहले जो हमने डिस्कस किया था कि हर 1 घंटे पे आप इस क्वेश्चन की इस लाइन पर हो, हाँ, तो दैट एवरीथिंग वाज इम्पोर्टेंट। बहुत। तो नंदिनी, फाइनली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत जल्दी अपने फाइनल एग्जामिनेशंस और बोर्ड एग्जामिनेशन भी फेस करने वाले हैं, अगर मैं 10th और 12th की बात करूं, और भी जो वेरी सून दे विल गिव मैनी एग्जामिनेशंस, तो आप ऐसी क्या टिप्स उनको देना चाहेंगे? लास्ट मिनट टिप्स भी होते हैं और लास्ट टाइम स्ट्रेटजीज भी होती हैं दैट यू हैव फॉलोड इन योर कोर्स। सर ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे बहुत लोग बहुत हासिल कर रहे होते हैं, हर चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। जो आपने पढ़ रखा है उसको कॉन्फिडेंटली बस याद रखना है, उसी का रिवीजन करना है। एंड टाइम पर नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, और बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी कुछ नहीं छोड़ना है। पहले से ही सब रिवाइज करके प्रिपेयर होना है। और जब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तब एक प्रॉपर स्लीप लेके जानी है, अच्छे से मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाना है, बहुत रेस्ट स्पेस में जाना चाहिए। बहुत ज्यादा जो हसल और स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम सेंटर के बाहर भी आधे घंटे पहले हम लेके बैठे हुए हैं नोटबुक एंड सर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और एक फ्रेंड हमेशा जरूर आता है वो पूछने की तूने ये पढ़ा क्या, जैसे पेपर उसने बनाया हो लेकिन एक फ्रेंड जरूर आता है और वो इस बात को कहता है तूने ये पढ़ा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। मुझे नहीं समझ आता कि उस बच्चे को कैसे पता कि पेपर में क्या आने वाला है। हमें वो सब अवॉइड करना चाहिए और अपने पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमें सब आता है और जो होगा वो देखा जाएगा।
ग्रेट। और एक वो वाला पॉइंट था कि ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, जैसे एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स की लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर उसको सोचना पड़ता है कि या तो ईदर दिस वे और दिस वे, तो ऐसा आपके साथ हुआ था या फिर, क्योंकि इज इट इम्पोर्टेंट? सर बिल्कुल हुआ था। मेरी फैमिली में भी बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट पर काफ़ी मेडिकल कंडीशंस आई थी जिन पर ऐसा लगता है कि एक बार के लिए कि हम गिव अप ही कर दें। मैंने आपको कॉल भी करा था, बट ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करी है तो हमें आगे जाना पड़ता है, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है बोर्ड्स में, और मतलब सबसे लड़ना पड़ता है आफ्टर ऑल। तो हारना नहीं है, थकना नहीं है, हाँ। थकना मना है। Okay, fine. So thank you so much, Nandini. Thanks from all the students, from all parents as well. Thanks from Kana Makhan Millennium School to you for coming to the podcast and giving such great instructions and some suggestions from your personal experiences. Thank you so much, Nandini. थैंक यू टू यू सर एंड थैंक्स टू काना माखन मिलेनियम स्कूल फॉर हैविंग मी हेयर। और सच में अगर स्कूल का सपोर्ट नहीं होता, आपका सपोर्ट नहीं होता, तो मैं आज जहाँ हूँ वहाँ कभी नहीं हो सकती थी। सब आपके ही सपोर्ट से था जो हुआ, और ऐसे ही आपको हमेशा अपने मेंटर्स और टीचर्स की सुननी चाहिए अगर कुछ भी सक्सेसफुल होना है कभी भी। थैंक यू सर। Great. So all the best, Nandini. All the best, future stars. Take care.